Good afternoon, students. How are you? Now I am thinking that you will be sure and certainly very fine or tension free while there is a severe biting cold we are facing. Today, students, I have already brought for you another lesson that is very important. Even I studied or read when I was in intermediate school, in the college. I had to study this chapter, the unity of Indian culture. Now you have already understood how important. It was written by Humayun Kabir. And Humayun Kabir was not an ordinary person. He was also a minister in the prime ministership of Pandit Jawaharlal Nehru. He was of Oxford University. He was also the student union's leader in Oxford University. He was very learned, and many essays, articles have already written Mr. Humayun Kabir साहब. आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर है, जिसके लेखक है, लिखने वाले हैं हुमायूं कबीर. और द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यूनिटी कहते हैं एकता को, कल्चर कहते हैं संस्कृति, है ना, तो संस्कृति है, तहजीब, उसके बारे में उन्होंने लिखा. और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है. हम तो इंटर में जब हम थे तब हम लोग को भी पढ़ना पड़ा था यही चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं, वही चीज़, वही रिटर्न, वही लिखा, ही नहीं कि उसमें कुछ उसको ईजी और सिंपल करके लिखा गया है, नहीं, वही चीज़. और अब तक स्कूल के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में इसको रखा जाता है ना. तो हुमायूं कबीर साहब हमारी जो सभ्यता है देश के, भारतवर्ष के, और जो संस्कृति रही उसके बारे में उन्होंने उजागर किया है. ऐसे तो बहुत सी सभ्यताएं और संस्कृति रही हैं जो ख़त्म हो गई हैं, मगर हमारा जो देश का, हमारी देश का जो यानी कि सभ्यता है, संस्कृति है, वो अब तक लागू है. दैट इज़ वाई इवन द राइटर वॉज एस्टोनिस्ड. यहाँ तक कि राइटर को भी चकित है, हैरान है कि क्यों ऐसे है भाई, क्योंकि बेबीलोनियन सिविलाइजेशन वो ख़त्म हो चुका है, मेसोपोटामिया में वो सभी ख़त्म हो चुका है, बहुत सी सिविलाइजेशन ग्रीक में यानी यूनान में भी था, वो सब ख़त्म हो गई, मगर सिर्फ चीन में और इंडिया में, भारतवर्ष में अभी तक टिका हुआ है. इसके क्या वजह, इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे, है ना. तो आइए, सबसे पहले मैं आपको हुमायूं कबीर के बारे में बता दूं. हुमायूं कबीर जो लेखक रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे. ऑथर है हुमायूं कबीर, अ पोएट, एक पोएट भी हैं, कवि भी हैं, नॉवेलिस्ट यानी नॉवेल भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, एसेइस्ट यानी लेख भी लिखे हैं, एसेइस्ट, है ना. उसके बाद यानी पॉलिटिकल थिंकर, एक राजनीतिक थिंकर, सोचने वाले भी हैं, है ना, पॉलिटिक्स के बारे में भी, इसलिए कि वो जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में भी मंत्री रहे हैं. एक कैबिनेट मिनिस्टर ड्यूरिंग नेहरू प्राइम मिनिस्टरशिप, और देखिए, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर, समझे ना, मंत्रिमंडल में उनके वो भी थे, जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में वो भी एक मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर. बॉर्न इन 1906, इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ, ये जान रखिए, क्वेश्चन में आ जाएगा प्रश्न, व्हेन ही वाज बॉर्न. तो क्या है, यानी कि बॉर्न इन 1906 एंड डाइड इन 1969, और इनका देहांत 1969 में हुआ, है ना, ये हो गया. अब आइए, दूसरा पॉइंट है, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन. आप सोचिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ के स्टूडेंट यूनियन के वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे. अब कोई वहाँ मामूली ये सब नहीं रहता, जो प्रेसिडेंट होता है वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जानिए जहाँ अंग्रेज़ों का है, अब वहाँ बोलबाला हो जाए इंग्लिश न छोड़ के इंडियन का, सोचिए आप वापसी से. तो ही वॉज, दैट इज़ वाई द मेन कॉज दैट ही वॉज वेरी ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट. दैट इज़ वाई ही वॉज मेड यूनियन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट, ये बस चुना गया. बहुत ही कम लोग में, जैसे बेनज़ीर भुट्टो वो भी यानी कि प्रेसिडेंट रही है, करण थापर वो भी प्रेसिडेंट ये सब रहे हैं. ये सब बहुत बिहड़ थे अंग्रेजी के,
जानने वाले, समझिए। तो ये प्रेसिडेंट भी वहाँ के रहे हैं स्टूडेंट यूनियन के, संघ के। अब आइए द प्रेजेंट पीस, यानी जो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको भी पढ़ना है लेसन में, है ना, बुक में पढ़ना है। तो ये जो पीस है, टुकड़ा छोटा सा, टेकन फ्रॉम हिज स्पीच डिलीवर्ड इन बड़ौदा यूनिवर्सिटी, वो लिया गया है एक अंश, छोटा सा भाग। हालांकि वो घंटों भाषण दिए थे। कहाँ दिए थे भाषण? तकरीर किए थे, अपना स्पीच दिए थे, डिलीवर्ड इन बड़ौदा यूनिवर्सिटी। बड़ौदा यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया था, निमंत्रित किया गया था, तो वहाँ स्पीच दिए थे, व्याख्यान अपना दिए थे इसी पर। और उनका ये छोटा सा अंश यानी कि हमारी किताब में है ना। तो वो स्पीच है ये, समझे, जो डिलीवर्ड बाई हुमायूं कबीर, जिसको हुमायूं कबीर ने यानी कि दिया था बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। ये भी जान रखिए। द लेक्चर थरोज लाइट ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियाज़ कल्चर। और कहता है कि ये लेक्चर, व्याख्यान जो है, जो भाषण, जो तकरीर अपना वो किए हैं, वो किस चीज़ पर था? तो क्या है? थरोज लाइट ऑन द, ये प्रकाश डाले हैं किस चीज़ पर? द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियन कल्चर, जो हमारा गौरवपूर्ण, जो बहुत शानदार, जो हमारे देश का सभ्यता थी, सिविलाइजेशन, समझिए ना, ऑफ इंडियन कल्चर एंड रिच हेरिटेज। और जो संस्कृति था, रिच, बहुत ही ज़्यादा, अधिक, कल्चर, संस्कृति, एंड इट्स रिच हेरिटेज। हेरिटेज किसके कहते हैं? बाप दादे से प्राप्त जो हमको विरासत मिलता है उसको हेरिटेज कहते हैं, है ना। तो पुरखों से जो हमको ये संस्कृति मिला, तो उसके बारे में यानी कि उन्होंने बयान किया है, इसको उस पर प्रकाश डाला है, बताया है। अब आइए तीसरा, इट रिफ्लेक्ट्स द लव ऑफ दिस स्टेट्समैन। स्टेट्समैन किसको कहते हैं? राजनीतिज्ञ को क्या कहते हैं? जो पॉलिटिकल पर्सन होता है उसको स्टेट्समैन भी कहते हैं, समझ गए ना। तो कहता है इट रिफ्लेक्ट्स द लव ऑफ दिस स्टेट्समैन्स, और ये राजनीतिक का यानी हुमायूं कबीर का इस चीज़ का रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंब है, यानी कि बताता है, टुवर्ड्स हिज मदरलैंड विच इज़ इंस्पायरिंग। अपने मातृभूमि यानी भारतवर्ष के बारे में उनको जो प्यार था, यही वजह है कि इनके सभ्यता को, इनके संस्कृति को उन्होंने वर्णन किया है। अपने मदरलैंड से बहुत प्यार था उनको, कि ताकि देश के सभी लोग, सभी बच्चे, बूढ़े, सभी जवान, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक लोग जाने, यानी कि भारतवर्ष की सभ्यता क्या थी। आज बहुत से लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे नहीं क्या था क्या नहीं था, है ना। तो इन्होंने सबों को बताने के लिए इस पर यानी कि प्रकाश डाला है, और पाठ्यक्रम में डाला गया है कि बच्चे भी जाने भारतवर्ष की क्या सभ्यता, संस्कृति रही है ना। आपको मदरलैंड मातृभूमि इज विच इज़ इंस्पायरिंग, और जो उन्होंने वर्णन किया है वो क्या है? एक मामूली चीज़, इंस्पायरिंग है, प्रेरित करता है कि हम भी अपनी सभ्यता को, भारतवर्ष की सभ्यता को, संस्कृति को बनाए रखे, बचाए रखे, वरना सब खत्म हो गया। कितने देश, कितनी सभ्यता मिलेगी, आप पढ़िएगा इतिहास तो पता चला कि सब खत्म हो चुका है, सिर्फ भारतवर्ष और चाइना में कुछ बचा हुआ है, चाइना में, वहाँ भी, समझ गए। और ये सभ्यता, संस्कृति को एक दो दिन का नहीं है, हज़ारों साल से चला रहा है। आर्य जो आए तो आर्य से पहले भी लोग आए हैं, समझिए ना, उस वक्त से चला हुआ है। सब लोग आते गए देश में, भारतवर्ष में मिल के रह गए, एक नागरिक बन के रह गए, सब रह गए। और कुछ आक्रमणकारी लूट लाट के चले गए, हैं, मगर कुछ ऐसे भी रहे जो यहीं बस गए, समझिए। तो वही जानेंगे हम। अब आइए समरी, यानी इसका मेन, यानी कि ये जो पूरे लेसन है उसके सार, समझे ना, सारांश उसका क्या कहता है लेखक। इन दिस स्पीच ही सेज दैट, यानी जब बड़ौदा में जब वो स्पीच अपने भाषण को दे रहे थे, जितने वहाँ पर लोग पहुँचे थे उसमें, तो वहाँ उन लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, तो उसके बारे में वहाँ बता रहे थे ये कि इन दिस स्पीच ही सेज, वो बताते हैं, कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च, यानी कि मॉडर्न रिसर्च, जो अनुसंधान हुआ, खोज हुआ आधुनिक, इसके अनुसार क्या है? रिसर्च, देयर वेयर इन्वेडर्स, इन्वेडर कहते हैं आक्रमणकारी, समझे ना, इन्वेडर। तो बहुत से इन्वेडर्स, आक्रमणकारी ऐसे हुए, इवन बिफोर द आर्यंस,
यानी आर्य लोग जो यहाँ आए, आर्यन, इससे पहले भी यानी कि बहुत से आक्रमणकारी आए थे जो इन्वेट किए थे इंडिया पर, समझे ना, हमला आवर हुए थे, ये सब वो भी आए थे। एंड दे डिवेलप्ड ए हाई कल्चर, और फिर जब भारत में आए तो भारत में बस गए, और फिर उसने भी इवन दैट पर्सन्स हु केम बिफोर आर्यंस एज ए इन्वेडर्स lived here and merged here and they developed a high culture, और वे सब भी विकास किए, यानी कि हाई कल्चर, उनकी जो संस्कृति थी बहुत ऊंची थी, उच्च श्रेणी की थी, समझिए ना। उसने भी विकास किया था आर्या से पहले भी। वो सब आक्रमणकारी हमारे भारतीय वर्ष में रह गए, और उसके बाद अपना एक कल्चर, संस्कृति, बिना संस्कृति तो एक दो दिन में बनता नहीं है। जब तक आप बसेंगे नहीं, सैकड़ों साल लग जाएगा बनते बनते। एक संस्कृति होता है, वहाँ के रहने वाले सब उस तरह से रस बस जाते हैं, कस्टम सोसाइटी, पढ़ने का, खाने का सब ये होता है, तो वो सब वो होता है। तो कहता है कि उन लोग भी विकास किए थे, विकसित हुआ था उस वक्त हाई कल्चर, एक बहुत ही आला यानी ऊंचा एक कल्चर, रीति, कल्चर रहते हैं रीति, समझे ना, रीति ये सब कायम हुआ था, एक संस्कृति। मॉडर्न स्कॉलर्स आर, मॉडर्न जो आज के आधुनिक स्कॉलर हैं, स्कॉलर कहते हैं विद्वान को, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं उसको विद्वान कहते हैं, स्कॉलर, जिसको अच्छी जानकारी ज्ञात होती है। तो मॉडर्न स्कॉलर्स आर एस्टोनिश्ड, और जो आज के आधुनिक विद्वान हैं, बौद्धिक लोग हैं, एस्टोनिश माने हैरान हो जाना, समझे, अचंभे में पड़ जाना, तो वो सब भी हैरान हैं, एस्टोनिश्ड हैं, हैरान हैं। किस बात पर भाई? एट इट्स एक्सटेंशन, एक्सटेंशन माने विस्तार, फैलाव, यानी जो सभ्यता फैली, भारतवर्ष छोटा मुल्क तो देश नहीं है, और उस वक्त यानी कि उस वक्त जब आए थे तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बहुत दूर तक इधर बांग्लादेश और कहाँ कहाँ तक, म्यांमार, ये सब यानी पुराना जाइएगा तो इतना बड़ा यानी कि विस्तार था, यानी कि भारतवर्ष इतना ये में रकबे में और क्या बोलते हैं वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, सोचिए, सब इसी में था, बर्मा भी, ये सब भी। खैर, तो उस वक्त यानी कि हाई कल्चर, मॉडर्न स्कॉलर्स आर एक्सटॉनिश्ड एट एक्सटेंशन, यानी विस्तार पर एंड डेप्थ, उसकी गहराई पर, वो जो संस्कृति उन्होंने विकसित किया था। अब आइए, द आर्यंस इन्फ्यूज्ड समथिंग न्यू, इन्फ्यूज्ड कहते हैं मिला देना, मिश्रण कर देना, इन्फ्यूज्ड। तो कहता है द आर्यंस इन्फ्यूज समथिंग न्यू, और ये आर्यन जो थे वो क्या कि जब फिर उसके बाद आर्यन आए, समझे ना, आर्याई कौम, जर्मन उर्मन तरफ से सब ये सब बसे उसे। तो कहते हैं कि आर्यन जब आए तो इन्होंने मिश्रण कर दिया, मिश्रित कर दिया, मिला दिया, न्यू इनटू द ओल्ड, जो पुराने थे उसमें और नई चीज़ यानी कि उसमें उन्होंने डाला, अपनी तहजीब अपनी जैसे इसको लाया इस सब में। खैर भाई, साकाज यानी साका भी एक यानी कि ये रहा है, ये सभी आए हैं यहाँ। साकाज एंड हुन्स ऑल्सो फॉलोड द ग्रीक इन्वेडर्स, कहता है कि साकाज एंड हुन्स यानी साकाज कौम जो है और ये हुन्स, ये भी ऑल्सो फॉलोड द ग्रीक इन्वेडर्स, यानी ग्रीक इन्वेडर, ग्रीक कहते हैं यूनान मुल्क, जहाँ का अलेक्जेंडर था, सिकंदर। अब ग्रीक यूनान हो गया देश है ग्रीक। तो ग्रीक इन्वेडर्स जो यूनान के आक्रमणकारी थे वो आए थे, और उसके बाद फिर साकाज और हुन्स आए, साका हुन्स, ये भी सब इन्वेडर थे, ये सब भी आए। अब क्या हुआ? बट ऑल वर एब्जॉर्ब्ड हेयर, लेकिन जितने लोग आए साकाज और हुन्स, ये सब यहीं के रच बस गए। एब्जॉर्ब माने यहीं रह गए, एब्जॉर्ब माने सोखना होता है और चीज़ ना, तो मतलब यहीं रह गए, बच गए इंडिया ही में, भारतवर्ष फिर गए नहीं उन लोग कहीं वर्ष। एंड वैंक्विश्ड, इसी में घुल मिल गए, समझिए ना, सब कुछ खत्म हो गया, मतलब इसी में रह गए, भारत ही में हम नहीं गए। अब कहता है कि टुडे वाट एवर इज इंडियन, अब आज जो कुछ जो हम भारतीय लोग हैं, वेदर एन आइडिया, चाहे वो विचार हो, वर्ड हो, शब्द हो, आर्ट हो, कला हो, पॉलिटिक्स हो, राजनीतिक हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल कस्टम्स, या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, राजनीतिक संगठन हो, या सोशल कस्टम, समाजी यानी कस्टम कहते हैं रीति रिवाज को, कस्टम तो रीति रिवाज हो, एवरीथिंग इज द ब्लेंड ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड एलिमेंट्स, जितनी भी चीज़ें ये सब हैं, ब्लेंड कहते हैं मिश्रण को, मिलावने वाले को, ब्लेंड मिलाना, वो सब मिश्रण है डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, यानी स्ट्रेंथ्स हो गया उपवर्ग, समझे न,
और नीचे जाति के छोटे छोटे लोग, ये सब यानी कि हो गए स्ट्रेंथ्स है एंड एलिमेंट्स ऑफ, तो सब मिल गए, सब एक में, और एक कल्चर का यानी कि एक निर्माण किया, समझे ना, विकास हुआ ये सब में, सब मिला के सब वही कहता है। अब आइए, इन स्पाइट ऑफ डेरिवेशन, इन स्पाइट ऑफ डेरिवेशन, डेरिवेशन कहते हैं व्युत्पत्ति, निकलना, ये सब कुछ डेरिवेशन कहता है। इन स्पाइट ऑफ डेरिवेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जबकि इसकी व्युत्पत्ति जो है, निकला है ये, उसका बहुत सा सोर्स है, स्रोत है, बहुत से, समझ गए ना। इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ माने फ्रेज है, बावजूद भी, इसके बावजूद भी, एंड वैरायटीज, और वैरायटीज माने तरह तरह के नए नए प्रकार के, विभिन्नता यानी कि भिन्नता जो है, वैरायटीज तरह तरह के, ऑफ फॉर्म्स यानी शक्लें जिनकी है, वन फाइंड्स रिमार्केबल यूनिटी, तो कोई भी एक उल्लेखनीय, रिमार्केबल उल्लेखनीय यूनिटी इन इंडियन कल्चर, वो सभी को यहाँ एक यूनिटी, इकाई मिलेगा हमारे संस्कृति में, समझे ना, किसी तरह का मतभेद नहीं, जबकि डिफरेंट लोग आए, डिफरेंट तरह के लोग हैं, मगर संस्कृति में एकदम इकाई है, एक है, जुटे में, अलग अलग नहीं है, समझिए ना। वो बताते हैं रिमार्केबल यूनिटी इन इंडियन कल्चर, जो भारतीय यानी कि संस्कृति है, उसमें एक यूनिटी, एकता है, उल्लेखनीय है। दिस अंडरलाइंग यूनिटी, अंडरलाइंग कहते हैं अंतर्निहित, जो उसमें कायम है, समझे ना। दिस अंडरलाइंग यूनिटी, और ये अंतर्निहित यूनिटी कहते हैं इकाई को। इकाई इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस कल्चर, फीचर कहते हैं आपको विशेषता, खासियत, कहता है दिस अंडरलाइंग यूनिटी, और ये जो यूनिटी, एकता जो है अंतर्निहित, जो इसमें सब हैं, इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस कल्चर, और इस संस्कृति का, कल्चर का ये बहुत ही विशेष यानी कि ये बात है। अगर यूनिटी ये नहीं रहे काई, तो कुछ भी यहाँ कायम ही नहीं होता, संस्कृति ही नहीं होता, उसका अलग रहता है, उसका अलग रहता है सारा। अब कहता है यही यानी कि ये है, इट्स वाइटलिटी, वाइटलिटी माने जिंदा रहना, वाइटलिटी ताकत, शक्ति, यानी वाइटल है भाई, समझे ना, जिसमें जीवन है। तो वही कहता है इट्स वाइटलिटी इज ऑल्सो नॉट लेस अमेजिंग, इसकी वाइटलिटी जो है, मतलब जो अब तक है, कायम है, इज नॉट लेस अमेजिंग, अमेजिंग माने हैरान करने वाला, ये कम हैरान करने वाला नहीं है, ये भी अमेजिंग है कि कैसे इतना बरकरार है भाई, अब तक है, समझे, यूनिटी, ये सब संस्कृति, ये सब, वही कहता है कि ये भी अमेजिंग है, हैरान करने वाला। इट सर्वाइव्स इवन टुडे, सर्वाइव माने जीवित रहना, कायम रहना, सर्वाइव माने, तो कहता है इट सर्वाइव्स इवन टुडे, वो आज भी यानी कायम है, हजारों साल पहले की संस्कृति है, सब की ख़त्म हो गई, मगर भारतवर्ष का भी है, अभी तक है संस्कृति, किसी तरह से इसमें ये नहीं हुआ, पथ में ही नहीं। तो वही कहता है कि आज भी यानी कि इवन टुडे, आज भी, आफ्टर थाउजेंड ऑफ विसिसिट्यूड्स, विसिसिट्यूड कहते हैं उत्थान पतन, समझे ना, यानी कभी एकदम कम हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा हो जाना, उसको कहते हैं विसिसिट्यूड, जिसको उतार चढ़ाव कहते हैं, कभी आदमी गरीब रहता है फिर अमीर हो जाता है, ऐसा होता है ना, उसी को कहते हैं विसिसिट्यूड। यानी जबकि हज़ारों सालों में कितनी यानी कि उत्थान पतन हुआ, कितना यानी कि एकदम कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, इसके बावजूद भी अब तक ये इट सर्वाइव्स, द कल्चर एंड द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया स्टिल सर्वाइव्स। एंड सीइंग दिस, वाचिंग दिस, all the intellectual classes और scholars are astonished और सरप्राइज्ड, समझे, जो सब हैरान है, समझे, इस इंस्टीट्यूट से। इट इज़ द इंडियननेस, इंडियननेस हो गया भारतीयता, समझे ना, और जो इंडियननेस है दैट हैज़ वोवन ए फैब्रिक ऑफ हेल्दी नेशनलिज्म, और ये एक फैब्रिक, ताना बाना बनाया है, फैब्रिक कहते हैं धागा को, ताका को, जैसे धागा का ताना बाना ये सब होता है ना, कपड़ा वपड़ा बनता है, सब वही कहता ये फैब्रिक ताना बाना है इंडियंस का, दैट हैज़ वोवन, जिसका बुना गया है ताना बाना, ऑफ हेल्दी नेशनलिज्म, जो बहुत ही स्वस्थ नेशनलिज्म है, यानी राष्ट्रीयता है, समझे, एक राष्ट्रीयता बनी हुई है। आपको हो गया ओनली इन इंडिया एंड चाइना, देखिए बताया था, यहाँ है ओनली इन इंडिया, सिर्फ भारत में और चीन में, समझ गया। ओल्ड सिविलाइजेशन हैपेंड, ये पुरानी जो सिविलाइजेशन है, आपको समझे, मतलब सभ्यता, सिविलाइजेशन कहते हैं सभ्यता को, जो सभ्यता जो पुरानी है, हैपेंड एट द कॉस्ट ऑफ अंडरलाइंग यूनिट, वो किस तरह हुआ, अंडरलाइंग यूनिट, हाँ कहता है सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन
ओनली इंडिया एंड चाइना, सिर्फ केवल भारत में और चाइना में ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन एंड चेंज, सिर्फ भारत और चीन में ही पुरानी तहजीब यानी संस्कृति और सभ्यता ये सब कायम और दायम है, सिर्फ चाइना और इंडिया में, समझे ना। ग्रोन यानी जिसका विकास हुआ एंड चेंज कुछ बदलाव भी हुआ, बट इट हैज़ नॉट हैपेंड एट द कॉस्ट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी, बट इट हैज़ नॉट हैपेंड, लेकिन ऐसा इस तरह नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हैपेंड एट द कॉस्ट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी, जो हमारे अंतर्निहित जो यूनिटी है, एकता जो बनी हुई है, इसके कीमत को खोया नहीं कि ये अपनी एकता जो है सो अखंडता में बदल गया, मतलब है ये आपको एकदम इसका ये विभाजित हो गया, विभाजित हो गया है, ऐसा नहीं हुआ। अखंडता एकता बनी हुई है, इससे किसी तरह से यानी कि खिलवाड़ नहीं किया गया, इसे समझौता नहीं किया, एट द कॉस्ट ऑफ, इसके मूल्य पर, कीमत पर नहीं हुआ, यानी कि समझे ना, जो अंडरलाइंग यूनिटी है, जो एकता है अंतर्निहित, इसके कीमत पर नहीं हुआ। इट हैपेंड सो ओनली, ऐसा इसलिए हुआ कि ड्यू टू द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ये ऐसा इसलिए हुआ, इट हैपेंड सो, ऐसा इसलिए हुआ ओनली ड्यू टू द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट, जो हमारे भारतीयों में रीएडजस्टमेंट है, यानी सबके साथ मिल जाना, समझे ना, किसी को दुश्मन नहीं जानना, किसी को शत्रु नहीं जानना, किसी को नहीं, यानी सबको ले के चलना, ये जो हमारे जो ये नीति रही है पूरे भारतीय लोगों की, इसके कारण समझे ना, अंडरलाइंग यूनिटी जो है, कैपेसिटी यानी जो हम में कैपेसिटी है, समझिए, ऑफ रीएडजस्टमेंट यानी फिर से मिल जाना रहने में, वही के कारण, समझे ना, कैपेसिटी है ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, जो हमारे भारतीय समाज कहती है जिस चीज़ को, वो किसी को दूर नहीं करती है, वो चाहती कि सब मिलजुल कर रहो। यही वजह है कि भारत से कितने आक्रमणकारी आए, रच बस गए यहाँ, पैसा लेके भगाया उसको, समझे, यही कि वो भारतीय होकर रह गए, समझे। तो वही कह रहा है कि कैपेसिटी है हम लोगों में, सहिष्णुता है, समझे, किसी को ये नहीं करना, मतलब है उससे नफरत घृणा करना, सबको अपना भाई समझना, यही सहिष्णुता है। इसके कारण यानी कि ये सब लोग हैं पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सेंस ऑफ टॉलरेशन, अब आइए, सेंस ऑफ टॉलरेशन, टॉलरेशन कहते हैं बर्दाश्त करने का, एंड सेंस ऑफ टॉलरेशन है भारतीयों में, कुछ बात हुई भी तो उसको बर्दाश्त कर लिए, उससे लड़े झगड़े नहीं, ये भारतीयों की खास विशेषता है ना। लिख रहा है कि सेंस ऑफ टॉलरेशन है, बर्दाश्त करने का, सहिष्णुता का हमें टॉलरेशन है, हैज़ बीन अ ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ये जो खसूसियत है, विशेषता है भारतीयों का कि सहन करना, सबसे प्यार करना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। यही वजह है कि वो आज तक की सभ्यता जो हमारा सिविलाइजेशन है, कल्चर है, सर्वाइव कर रहा है, समझिए ना, यही मेन कारण है। हुमायूं कबीर साहब, इंडियन सोसाइटी जो है, भारतीय समाज है, द पॉलिसी ऑफ, और फिर जो हमारा जो नीति है, क्या है भारतीयों का नीति, लीव एंड लेट अदर्स लीव, यानी लीव एंड लेट अदर्स लीव, यानी जियो और दूसरों को भी जीने दो, जियो और जीने दो का है ना हम लोग का ये मोटो, यानी कि ऐसा बोलते हैं ना, सब कुछ उस पर करते भी हैं। तो वही कहता है कि भारतीयों का तो ये रहा है एकदम, लीव एंड लेट अदर्स लीव, यानी रहो, जियो और दूसरों को भी जीने दो। हैज़ बीन ऑब्जर्व एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इस चीज़ को तो जीवन के हर क्षेत्र में, यानी कि हम लोग जितने भारतीय हैं करते हैं, समझिए ना, इस चीज़ को जीवन के हर क्षेत्र में कि भाई खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, समझिए, ये है लीव एंड लेट अदर्स लीव। इवन कंट्राडिक्टरी एटीट्यूड्स, जबकि इवन यहाँ तक के कंट्राडिक्टरी माने विरोधाभासी, विरोध करना, कोशिश से सहमत नहीं होना, उसको कंट्राडिक्टरी कहते हैं। जबकि इसमें विरोध भी हुआ, विरोधाभासी भी है, इवन कंट्राडिक्टरी एटीट्यूड्स, ऐसा विरोधाभासी एटीट्यूड भी है, यानी लोगों का, यानी कि ध्यान भी ऐसा भी है, समझे, कल्पना कुछ होता है कुछ लोगों में। सर्वाइव्ड साइमल्टेनियसली, तो ये भी साइमल्टेनियसली माने एक ही साथ, तो दोनों चीज़ें होते हैं, फिर भी उसमें लड़ते झगड़ते नहीं है, यानी विरोध भी होता है कुछ, मगर और साइमल्टेनियस में एक ही जगह, कहीं पर सहमति है, कहीं पर जरा सा विरोध भी है, एक ही समय मतलब समय से, मगर फिर भी ऐसा नहीं होता है कि वो एक नया रूप धारण कर लेता है, ऐसा नहीं होता है, समझे ना। इस वजह से आज हम हमारी सभ्यता और ये जो कल्चर है, इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन,
ये अब तक कायम है, हज़ारों साल सब तक रहेगा और उम्मीद है कि हमेशा रहेगा ये, जब तक दुनिया है, धरती, एज लॉन्ग एज दिस वर्ल्ड लास्ट्स, दिस सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड कल्चर विल रिमेन द सेम एज इट इज़, वो हमेशा रहेगा ऐसे ही। तो बच्चों इसमें का तो आप समझ लिया है ये सब, मेन चीज़ क्या कहना चाहते हैं लेखक सभ्यता और सिविलाइजेशन के बारे में। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लिख दीजिएगा, सिविलाइजेशन के बारे में किसने लिखा, क्या लिखा है ना, ये कर लीजिएगा। अब आइए कुछ प्रश्न जिस प्रकार के आप आएंगे इससे संबंधित, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यानी सही विकल्प चुनिए, जिसका पता है ना कोई मार्क शीट पर आपको जवाब देना होगा, सिर पर डॉट कर करके वही में आएगा। अब देखिए क्या है कि हुमायूं कबीर हैड डिलीवर्ड लेक्चर। डिलीवर्ड लेक्चर का माने होता है लेक्चर का व्याख्यान करना, यानी भाषण देना, बोलना, उसको कहते हैं डिलीवर्ड। बोलना या देना को डिलीवर्ड कहते हैं, समझ गया। स्पीच दिया था ऑन, किस चीज़ पर दिया था? ये है भारत माई होम पर, भारत माई होम नहीं, इस पर नहीं दिया था। द पेस फॉर लिविंग पर दिया था, नहीं। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म दिया था, इससे भी नहीं। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इस पर दिया था। वो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे, तो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर पर लिख दिया था। देखिए आंसर भी दे दिया है, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये सही हो जाएगा। अब इस पर यानी कि आप डॉट लगा दीजिए, वहाँ 1 नंबर का है। अब आइए, हु वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स। अब बच्चों इसको समझिए, रिगार्ड के माने इज्जत करना भी होता है, सम्मान देना भी होता है, समझे ना। मगर यहाँ पर इज्जत करना, सम्मान देना नहीं है रिगार्ड, एक वर्ड से कई माने हो जाता है, तो इसको समझ लीजिए। हु वर रिगार्डेड यानी किसको सम्मान दिया जाता था, ऐसा नहीं है। हु वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट यानी किसको इज्जत दिया जाता था कि अर्लीस्ट सबसे पहले प्रारंभिक, यानी कि वो इन्वेडर्स था। ये कोई माने रखता है? नहीं ना रखता है यहाँ पर। तो क्या पढ़ेंगे, रिगार्डेड के माने समझा जाता भी है, समझे ना। अब यहाँ समझिए, हु वर रिगार्डेड किसको समझा जाता था, किसको माना जाता था, समझिए ना। एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स, जो सबसे प्रारंभिक पहले का, यानी कि वो आक्रमणकारी रहा है। इन्वेडर माने आक्रमणकारी, जो हमला करता है, किसको सबसे पहले माना गया था। अब इसमें देखिए आएगा, यहाँ है हु वर रिगार्डेड, मतलब हु वर रिगार्डेड किसको माना जाता था या समझा जाता था, रिगार्डेड है ना, यहाँ पर सम्मान नहीं करना है। द मुस्लिम को या द ग्रीक को, द आर्यन को, द साकाज को, तो किसको माना जाएगा, द आर्यंस, है ना। बुक भी देख लीजिएगा सब कुछ, और सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, समझिए ना एकदम। द आर्यन को, तो आर्यन यहाँ लिख दीजिए, सी लिख दीजिए और आर्यन लिख दीजिए। तो आप लोग को तो लिखने का वहाँ ज़रूरत तो है नहीं, सिर्फ डॉट करना है, ऐसा ना कि आप लिख दीजिए आर्यन, ऐसा नहीं। जिस तरह से बताइए क्वेश्चन में, जिस तरह से यानी कि आपको निर्देश होगा उसी करना होगा, समझिए ना। द आर्यंस हो जाएगा। अब आइए, साकाज एंड हुन्स केम आफ्टर। साकाज भी एक जाति रहा है जो विदेशों से आया है, हुन्स भी, समझ गए। द साकाज एंड हुन्स केम आफ्टर, और ये साकाज और हुन्स जो आए तो किसके बाद आए, आफ्टर माने बाद में, किसके बाद आए। अब यहाँ पर द मुस्लिम है, द ग्रीक है, द ब्रिटिश है, द आर्यंस है, फिर द ग्रीक है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, द ग्रीक, यानी साकाज और हुन्स आए किसके बाद, ग्रीक के बाद आए, यानी सिकंदर के बाद आए। ग्रीक के तो सिकंदर ही आया था, है ना, तो सिकंदर के बाद यानी ग्रीक के बाद आए वो सब। अब आइए, द एंशिएंट वर्ल्ड, एंशिएंट माने होता है प्राचीन काल, पुराने जमाने, उसको एंशिएंट कहते हैं, ANCIENT, एंशिएंट। द एंशिएंट वर्ल्ड थ्रू अ फाइन फ्लावर ऑफ, कहता है एंशिएंट वर्ल्ड यानी प्राचीन काल का जो विश्व है, थ्रू अ फाइन फ्लावर, बेहतरीन, थ्रू माने फेंकना, थ्रो माने फेंका, थ्रो माने फेंकना, थ्रू माने पास्ट टेंस हो गया फेंका, और थ्रोन हो गया मतलब फेंका गया था, ये सब। थ्रू अप द एंशिएंट वर्ल्ड थ्रू अप फाइन फ्लावर ऑफ, यानी पुराना विश्व, पुरानी दुनिया, एक यानी फूल, बेहतरीन फूल फेंका, कहा है थोड़ा फ्लावर ऑफ मैरी गोल्ड हो जाएगा। मैरी गोल्ड कहते हैं गेंदा का फूल को, लोटस कमल को होता है। कल्चर होता है कौन चीज़, जो रीति रिवाज, उसको कल्चर कहते हैं। सिविलाइजेशन कहते हैं सभ्यता को। तो किसका पढ़ेगा, तो हो जाएगा सिविलाइजेशन, सभ्यता। जब आप बुक पढ़ेंगे ना, किताब, पुस्तक, तो आपको उसमें मिलेगा। यही वजह है कि पुस्तक को जरूर पढ़िए, लेसन को जरूर पढ़िए, समझ गए।
तो इसमें आपको मिल जाएगा। यानी सभ्यता का द एंशंट वर्ल्ड थ्रू अ फाइन फ्लावर ऑफ सिविलाइजेशन, यानी पुरानी दुनिया, प्राचीन काल के विश्व जो है सो सिविलाइजेशन सभ्यता की फूल फेंका। सभ्यता का मतलब है सभ्यता को कायम किया। सभ्यता का फूल होता है कि फूल फेंक रहे हैं, नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सभ्यता को यानी कि दिया, एक सिविलाइजेशन को, समझे ना किस तरह से था, उससे जानकारी मिलती है सब कुछ। अब आइए द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। एक्सपीरियंस कहते हैं अनुभव, जैसे कुछ काम हम करते हैं तो उससे सही फल मिलता है या गलत फल मिलता है या नुकसान होता है, तो उसको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। अरे भाई ऐसा किया था, ऐसा हुआ था, नहीं काम नहीं करना है, तो अनुभव हुआ, वही कहता है द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, यानी यूरोपीय देशों के जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब है अनुभव, गिव्स अस, वो हमें देता है अस केसेस ऑफ, किस तरह सिविलाइजेशन हो गया, यूनिटी हो गया, बारबेरियन। बारबेरियन कहते हैं असभ्यता, जानवरपन, यानी जो तोड़ फोड़ ये सब में होता है, दरिंदा, उसको बारबेरियन कहते हैं, समझिए ना। वो बारबेरियन का दिया था, मार धाड़ ये सब का, अनसिविलिटी, असभ्यता का दिया था, तो क्या देगा था द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, यानी यूरोपीय मुल्कों देशों का जो एक्सपीरियंस अनुभव हुआ हमें ये देता है केसेस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता का, सिविलाइजेशन का, यानी कि सबक हमको देता है, पर देता है। अब आइए क्वेश्चन आंसर है जो इम्पोर्टेंट है, छोटा छोटा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा आपको। हु हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच, किसने भाषण दिया था द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर पर, तो आप जान रहे हैं भली भांति, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज़ द स्पीच डिलीवर्ड बाई हुमायूं कबीर, यानी हुमायूं कबीर ने यानी इसको स्पीच दिया था, भाषण दिया था, और किसी ने नहीं। अब आइए कि हाउ वर द आर्यंस रिगार्डेड टिल रिसेंटली, हाउ वर द आर्यंस रिगार्डेड टिल रिसेंटली, यानी किस तरह, किस प्रकार आर्यन को समझा जाता था, किस तरह से आर्यन को समझा जाता था टिल रिसेंटली, हाल तक, यानी हाल तक, रिसेंटली माने हाल तक, यानी हाल तक के आर्यन को कैसा नहीं समझा जाता था, समझे ना, रिगार्डेड, तो क्या हो जाएगा द आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड टिल रिसेंटली, यानी आर्याई को अभी हाल तक तो ये समझा जाता था कि अर्लीस्ट है, सबसे पहला, यानी कि मतलब है जो देश में आया था, समझे ना। मगर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये सब पढ़े ना, तो उसमें आर्यन से पहले भी लोग आए थे जिन्होंने सभ्यता कायम किया था। तो वही कह रहा है कि आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड टिल रिसेंटली, हाल तक तो आर्यन को समझा जाता था कि ये सबसे पहला प्रारंभिक यानी कि सिविलाइजेशन कायम करने वाला है, ये समझा जाता था। वाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी किस तरह लेखक के अनुसार इज़ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, कहता है वाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार इज़ द मोस्ट कौन सा चीज़, रिमार्केबल फीचर, जो बहुत ही उल्लेखनीय विशेषता है, फीचर विशेषता है ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय यानी कल्चर का, संस्कृति का कौन सा, यानी कि ये है भाई सबसे अजीब गरीब। द अंडरलाइंग यूनिटी, जो अंतर्निहित एकता जो है हम में, हम लोगों में जो एकता है, समाहित है, समझिए ना, अंडरलाइंग यूनिटी अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी लेखक के अनुसार इज़ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द इंडियन कल्चर, वही बहुत ही उल्लेखनीय, रिमार्केबल माने उल्लेखनीय, बयान के योग्य, समझे ना, ये है, वो है क्या है आपको अंडरलाइंग यूनिटी जो है, हम लोगों में एकता जो बना हुआ है, समझे ना, यही है कल्चर का, इंडियन कल्चर का, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। वेयर हैज़ ओल्ड सिविलाइजेशन, कहता वेयर हैज़ ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज, कहता है कहाँ पुरानी सभ्यता है, सिविलाइजेशन सभ्यता और कल्चर संस्कृति ग्रोन और चेंज, कि वहाँ बढ़ा भी और उस पर बदलाव भी, उसमें परिवर्तन भी आया, किस में, कहाँ, इन इंडिया यानी भारत में, एंड टू सम एक्सटेंट इन चाइना, इन इंडिया यानी भारत में, एंड टू सम एक्सटेंट के माने ये फ्रेज है, सम एक्सटेंट माने कुछ हद तक, यानी कुछ हो गया, ऐसा जानिए, इन इंडिया भारत में, एंड टू यानी भारत में पूरे रूप से हो गया, हमने संपूर्ण रूप से, ऑफ सम एक्सटेंट यानी कुछ हद तक चाइना में बदलाव हुआ, समझे ना, इन इंडिया एंड टू सम एक्सटेंट इन चाइना, और कुछ यानी कि चाइना में ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ ग्रोन एंड चेंज, यानी पुरानी सभ्यता जो है वो विकसित हुई और उसके बाद उसमें कुछ बदलाव भी हुआ, चेंज हुआ, ये हो गया आंसर इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। हाउ डिड हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन, अब बताता है
हाउ डिड हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन? डिफाइन माने वर्णन करना, बयान करना, उल्लेख करना। तो हाउ डिड हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन हो गया मतलब है सभ्यता, समझ गए आपको। तो सिविलाइजेशन किस तरह से हुमायूं कबीर ने सिविलाइजेशन सभ्यता के बारे में बताया है, बयान किया है, वर्णन किया है, किस प्रकार? हाउ डिड सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। आंसर है इसका कि सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का ये एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, समझिए ना। सिविलाइजेशन समाज का, विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर, जो एक कल्चर रीति रिवाज को बनाता है, क्रिएटर बनाता है, समझे ना। कंडीशन ऑफ कल्चर यानी कि कल्चर रीति रिवाज का एक यानी कि हालत है, कंडीशन ऑफ कल्चर है, मतलब जिसको बनाता है। देयर कैन बी नो कल्चर, और फिर देयर कैन बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन, और बिना सभ्यता के कोई कल्चर संस्कृति नहीं हो सकता है, समझिए। जब तक पहले यानी शर्त है उसका कि वहाँ सिविलाइजेशन हो, सभ्यता हो, तभी यानी कि कल्चर में संस्कृति बन सकता है। बट देयर में बी सिविलाइजेशन, लेकिन हाँ सभ्यता हो सकता है, विच में नॉट हैव डेवलप्ड देयर कल्चर। कहता है कि मगर साथ ही साथ बट देयर में बी सिविलाइजेशन, सभ्यता हो सकता है, विच में नॉट हैव डेवलप्ड देयर कल्चर, जबकि वहाँ कल्चर नहीं हो, रीति रिवाज नहीं हो, संस्कृति नहीं हो, तो वहाँ सभ्यता हो जाएगा। मगर आपको सिविलाइजेशन के लिए इसका होना कंडीशन ज़रूरी है। मतलब सिविलाइजेशन के लिए सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, कंडीशन कल्चर। हाँ, कल्चर के लिए तो सिविलाइजेशन का होना ज़रूरी है, मगर ये जो है आपको बीच में नॉट हैव डेवलप्ड देयर कल्चर, मगर सभ्यता जो होगा जहाँ यानी कि कल्चर संस्कृति डेवलप नहीं किया है, तो इसको फिर समझिए, हम ये बताते हैं। सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, समाज के द्वारा बनाया गया सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर, जो एक कायम करता है, बनाता है कंडीशन, हालत, कल्चर, रीति रिवाज का। देयर कैन बी नो कल्चर, और वहाँ कल्चर रीति रिवाज नहीं होता, विदाउट सिविलाइजेशन, जहाँ से भी सभ्यता नहीं है तो वहाँ यानी कल्चर हो जाएगा। बट देयर में बी सिविलाइजेशन, और लेकिन वहाँ सभ्यता होगा, विच में नॉट हैव डेवलप्ड देयर कल्चर, जहाँ डेवलप नहीं किया है बच्चा कल्चर ये सब, तो वहाँ सभ्यता हो जाएगा, हो गया। अच्छा, व्हाट हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ द इंडियन, पॉलिसी कहते हैं नीति को। व्हाट हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ द इंडियन इन ऑल स्फीयर, यानी क्या नीति रहा है भारतीयों का। व्हाट हैज़ बीन द पॉलिसी यानी क्या नीति रहा है ऑफ द इंडियन, भारतीयोों का, इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, यानी जीवन के हर क्षेत्र में वो कौन सी पॉलिसी है जिसको वो हमेशा साथ रखता है भारतीय। उसको देखिए, लीव एंड लेट अदर्स लिव, यानी जियो और जीने दो, समझ गए ना। हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ इंडियंस इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, यही नीति है पूरे भारतीयों का, समझे ना पॉलिसी को। अरे जीवन के हर क्षेत्र में ये लिए चलते हैं, लीव एंड लेट अदर्स लिव, है ना, जियो और जीने दो। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ये पाठ रहा है, और इससे आशा की जाती है कि कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाएंगे। तो अब तक जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया, पढ़ाया इस ऑनलाइन के माध्यम से, तो वो इम्पोर्टेंट है, और ये सभी को देख जाइएगा, समझ गए, जितने क्वेश्चन है ये। और किसी तरह का परेशानियां हो, कठिनाइयां हो, नहीं समझ रहे तो कमेंट बॉक्स पर भेजिएगा, उसका हल किया जाएगा। पूरी तरह से हम लोग इसमें प्रयास करेंगे कि आप तक वो पहुंच जाए, और इसको बार बार देखें, ये सब इम्पोर्टेंट है, अब आएगा एग्जामिनेशन में अनिवार्य रूप से। ठीक है बच्चों, इसी के साथ धन्यवाद आपको, अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, धन्यवाद।